अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अगर हो सके तो अपने दोस्त को हमेशा दुआओं में याद रखें। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर इमरान कुरैशी साहब हैं। ये उनकी अपनी कहानी है और ये बताती हैं उस दौर की बात है जब 1999 2000 के अंदर ये एक काली टैक्सी चलाया करते थे। बेसिकली इनका जो ताल्लुक था वो न्यू कराची या नॉर्थ कराची से था। और ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि मैं सुबह 9 बजे से रात के 9 या 8 बजे तक टैक्सी चला के अपने घर के रोज़गार का इंतज़ाम किया करता था। कभी कभी ऐसा भी होता कि अगर मोहल्ले वाले कोई ख़ास जानने वाला किसी बुकिंग पे किसी शादी में या किसी दूसरे इलाके में लेके चला जाता तो मैं उसको भी मना नहीं करता। वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे आप कह सकते हैं कि गली के अंदर एक घर था। वहाँ पे सलीम साहब रहा करते थे। उनकी हमशीरा का इंतकाल हो गया। अब जब इनको ख़बर मिली तो रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था और इनकी जो हमशीरा थी वो मलीर या क़ैदाबाद के पास किसी एरिया में रहा करती थीं। अब ये जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में अगर आप अपने किसी जानने वाले को, मोहल्ले वाले को मना कर दें तो ये ना सिर्फ दिल को ख़राब किया करती है, बल्कि अल्लाह ना करे ऐसा वक्त कभी भी किसी भी शख्स के साथ आ सकता है। खैर मैंने इनकी फैमिली को लिया और लेने के बाद रात के तकरीबन 10:30-11 बजे तक इनकी हमशीरा के घर छोड़ दिया और वहाँ छोड़ने के बाद मैं सीधा रोड की तरफ आ गया। इत्तफाक ये है कि जहाँ पे इनकी हमशीरा का घर मौजूद था उस एरिया के बाद कोई और एरिया दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मुकम्मल तौर पे सन्नाटा है। छोटी मोटी झाड़ियाँ या खेत कह सकते हैं वो मुझे दिखाई दे रहे थे। हालांकि इन्होंने जो पैसे मुझे दिए थे वो मेरे जाने और आने के लिए काफ़ी थे, लेकिन क्योंकि इंसान बेसिकली लालची है तो मैं भी रोड पे आने के बाद सवारी का इंतज़ार करने लगा। हालांकि दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, इक्का दुक्का सरकारी लाइट्स थीं जो उस दौर में भी वहाँ पे मौजूद थीं और उन लाइट्स की वजह से मैं शायद एक लाइट के नीचे खड़ा हो चुका था। मैंने सोचा कि 15-20 मिनट तक यहाँ पे वेट करता हूँ, अगर कोई आ गया तो ठीक है, वरना मैं आगे यानी मज़ीद आगे शाहरा फैसल की तरफ बढ़ता चला जाऊँगा। और ऐसे ही हुआ कि 15-20 मिनट तक जब मुझे वहाँ पे सवारी नहीं मिली तो मैंने टैक्सी को स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अगर आप अब से 25 साल पुरानी बात करें तो इतने ज़्यादा ब्रिजेस या फ्लाईओवर्स मौजूद नहीं थे। हाँ, मलिए जाना जितना आसान आज के दौर में है उतना आसान पहले हरगिज़ नहीं था। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे कुछ बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं। उन दरख्तों में एक दरख्त के नीचे एक बेंच या आप कह सकते हैं कि छोटी सी जगह मौजूद थी जहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया जा सकता था। मुझे दूर से देखने पे ही ऐसा लग रहा था जैसे शायद वहाँ पे कोई लड़की मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि शायद वो किसी का या किसी सवारी का इंतज़ार कर रही है। ज़ाहिर सी बात है मैं भी जवान था, मेरा खून भी जोश मारता था। जब मैंने एक जवान खूबसूरत लड़की को उस बेंच के ऊपर बैठे हुए देखा तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टैक्सी को उसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे निगाह जा रही थी और यकीनन ऐसा ही था कि इस अंधेरी रात में ऐसा लग रहा था जैसे कोई चांद उतर के ज़मीन पे आ चुका है। खैर मैंने जब उस लड़की के सामने अपनी टैक्सी को जाके रोका तो पहले मैंने हॉर्न बजा के उसको मुखातिब करना चाहा, लेकिन अजीब बात ये थी कि पहली, दूसरी और फिर तीसरी बार हॉर्न बजाने पे भी उस लड़की ने मेरी तरफ हरगिज़ नहीं देखा। जैसे कि शायद वो मेरी आवाज़ को या इस गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ को नहीं सुन पा रही हो या फिर सरासर मुझे नज़रअंदाज करना चाहती हो। अब एक अजीब कन्फ्यूजन थी
मेरा दिल कुछ और कह रहा था, जबकि मेरा दिमाग किसी और तरफ इशारा कर रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे गाड़ी से उतर के उस लड़की की तरफ बढ़ना चाहिए, जबकि मेरा दिमाग कह रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं उतर के नीचे जाऊं तो कोई चोरी डकैती या इस तरह का मामला मेरे साथ पेश आ जाए। खैर कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद बिलाखिर मैंने गाड़ी को रुका। रोकने के बाद मैं गाड़ी से उतरा और मैंने दबे कदमों उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि वो मुझे नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं दिल के हाथों मजबूर होके उस लड़की की तरफ बढ़ता चला गया। खैर जैसे ही मैं उस लड़की के बिल्कुल क़रीब आया, यानी मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 3 या 4 फिट का फासला मौजूद होगा, तो मज़ीद करीब आने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन है जिसको सजाने के बाद, तैयार करने के बाद, इवन के ज्वेलरी पहनाने के बाद यहाँ पे लाके मेरे लिए ही बिठा दिया गया हो। आप यकीन करें, मेरा दिल बाग बाग हो रहा था और मैं अब तक इस मंज़र को या इसकी हकीकत को ना समझ पाया था। अब मैंने बाकायदा उस लड़की को मुखातिब किया और मैंने उससे पूछा कि सब खैरियत तो है? तुम इतनी रात में तैयार होने के बाद यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? उस लड़की ने जैसे ये सुनने के बाद एकदम से मेरी तरफ गुस्से से देखना शुरू किया। जैसे ही उसने मेरी तरफ गुस्से से देखना शुरू किया, तो मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत सी या एक अजीब सी कशिश सी नज़र आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस गुस्से के अंदर उसका प्यार शामिल है। यह सब कुछ हकीकत था या सरासर मैं दिल के हाथों ये सब बातें सोच रहा था कि इसी दौरानिए में वो लड़की एकदम से ऐसा लगा खड़ा होना चाहती है। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि उसने अपने पाँव को ज़मीन पर रखा हो और एकदम से मेरी तरफ बढ़ना या मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया हो। लेकिन आप यकीन करें कि जैसे ही उस लड़की ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया, तो जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी, तो उस औरत के जो पैर थे वो ज़मीन से 3 या 4 इंच ऊपर मौजूद थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो हवा में चलती हुई, लहराती हुई या लेविटेट करती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। और ये जो फासला था, ये इतना ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन जब मैंने उसके पाँव को ज़मीन से ऊपर की तरफ देखा, तो पहले मैंने आहिस्ता आहिस्ता और फिर तेज़ रफ्तारी के साथ पलट के अपनी टैक्सी की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि यह मखलूक कम अज़ कम इंसान नहीं है और यह मुझे इस तरह से अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहती थी। खैर अल्लाह का शुक्र है कि मैं भागता गिरता पड़ता जब टैक्सी के अंदर बैठा, तो अब तक वो मखलूक आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लेके गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से जो मैंने गाड़ी भगाना शुरू की है, तो मेरा ख़्याल है कि मैं तकरीबन 20 मिनट तक गाड़ी को 80 से 85 के दरमियान भगाता चला गया। इत्तफाक है कि रोड भी खाली थे और मुझे इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन हाँ, आज तक जब भी मैं इस वाक़े को याद किया करता हूँ, तो मैं ज़रूर सोचता हूँ कि आखिर वो कौन मखलूक थी जिसके पाँव ज़मीन से ऊपर थे और वो बाकायदा उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है और ये स्टोरी हमें आकिब साहब ने फेडरल बी एरिया ब्लॉक 13 से शेयर की है। ये बताते हैं कि 2001 में जब मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, तो ज़ाहिर सी बात है मैं उसके बाद जॉब करना चाहता था। एक तो मेरे घर में बहुत मसले मसाइल थे, दूसरी बात ये थी कि मेरी बहन की शादी होने वाली थी। मैं चाहता था कि 8-10 महीने जो भी शादी के अंदर रह गए हैं, इस दौरानिए में मैं कुछ ना कुछ पैसे जमा कर लूँ ताकि मेरी बहन की शादी में आसानी हो सके। खैर काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी लोगों से कहने के बाद मुझे बिलाखिर एक चौकीदार के तौर पे फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 के अंदर
एक बहुत बड़ी सी पुरानी सी अबंडन फैक्ट्री थी, वहाँ पे जॉब मिली। अब जब मैंने वहाँ पे जॉब पे ज्वाइन किया तो मेरा जो टाइम था वो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक का था। अब ये जो टाइम था, शुरू शुरू में जब मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट की तो इस टाइम को गुजारना अक्सर मुश्किल हो जाया करता था। तो अक्सर मैं क्या करता था कि अपने साथ एक रेडियो रखा करता था और रात में रेडियो को प्ले करके पूरी रात गाने या इस तरह के प्रोग्राम्स सुना करता था। खैर, जैसे जैसे मैंने वहाँ पे 15 या 20 दिन गुजारे तो बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा 21वां दिन शुरू हुआ तो उसके बाद से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ ये इतनी कोई आम जगह नहीं है। जैसे कि एक सर्द रात में इस तरह से हुआ कि मैं रेडियो सुन रहा था और मैंने अपने सामने थोड़ी सी आग जलाई हुई थी। जैसे कि आमतौर पे सर्दियों की रातों में लोग लकड़ियों में इस तरह की चीज़ों पे आग लगा के अपने हाथों की सिकाई किया करते हैं। वैसे ही मेरे सामने आग लगी हुई थी और मुसलसल मैं गाने वगैरह सुन रहा था। इसी दौरानी में जब मेरी नज़र उसी फैक्ट्री पे, जिस फैक्ट्री की मुझे चौकीदारी दी गई थी, इस फैक्ट्री की छत के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जो छत के ऊपर छोटा सा जीना बना हुआ है, या आप कह सकते हैं कि जो छत है वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। अब पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने वहाँ पे दोबारा से देखा तो वाकई में वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफ़ेद कलर की साड़ी या इस तरह का लिबास पहन रखा है। अजीब बात ये थी कि जो भी औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी, एक तो उसके बाल ना सिर्फ खुले हुए थे बल्कि अजीब तरीके से बिखरे बिखरे से बाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी अरसे से या सालों से उसने अपने बालों को नहीं संवारा है। अब हैरानी की बात यह थी कि जो फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री के बारे में मुझे यही बताया गया था कि ये काफ़ी अरसे से बंद है और इसके बंद होने की वजह दो भाइयों में इख्तलाफ था। मेरा ख्याल है कि दोनों भाइयों के अंदर इसी फैक्ट्री की मिल्कियत को लेके या इसकी प्रॉपर्टी के ऑनरशिप को लेके कोई मसला चल रहा था। खैर, जब मैंने उस औरत को वहाँ पे देखा तो अल्टीमेटली मेरे पास इस फैक्ट्री की चाबी मौजूद थी। पहले मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाता हूँ, जाके पूछता हूँ कि आखिर कौन औरत है। लेकिन सच्ची बात यह कि जब मैंने उस औरत को इस तरह के अजीब से हुलिये में देखा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने जानबूझ के उस औरत को नज़रअंदाज किया और मैंने कुछ देर के बाद जब वापस छत की तरफ देखा तो अब की बार जब मैंने छत के ऊपर देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 2 दिन मज़ीद गुजर चुके थे। 2 दिन के बाद मैं इत्तफाक से उस फैक्ट्री के गेट के बाहर चेयर डाल के बैठा हुआ था और आज ऐसा लग रहा था कि मामूल से ज़्यादा सर्दी है और जो भी इक्का दुक्का लोग रात में अक्सर नज़र आ जाया करते थे, आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। इसी दौरानी में मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी फैक्ट्री का गेट है, उस गेट के पीछे की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। जैसे जैसे वो वजूद चलता जा रहा था वैसे वैसे महसूस हो रहा था कि जो भी अंदर मौजूद है वो यकीनन एक औरत है और उसने अपने पाँव में पायल या घुंघरू पहन रखे हैं। अब दोबारा से मैं इन आवाज़ों को या उस पायल या घुंघरू की आवाज़ को नज़रअंदाज करना चाह रहा था, लेकिन एकदम से मुझे ख्याल आया कि अल्लाह ना करे कोई चोरनी या इस तरह की कोई औरत अंदर मौजूद हुई और इस फैक्ट्री के अंदर कोई इस तरह का वाक़या हो गया या कोई चोरी हो गई तो यकीनन एक तो मेरी ये जॉब जाएगी, दूसरी बात ये कि जो मालिकान होते हैं इनका कोई भरोसा नहीं होता। अक्सर ये जो आपके मुलाजमीन होते हैं उनके ऊपर ही मुकदमात दर्ज करवा दिया करते हैं। अब जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया, मैंने अपनी जेब के अंदर से उस दरवाजे की चाबी निकाली और उसको खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे मैं उस दरवाजे के ताले को खोलने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था अंदर की तरफ से शदीद सर्दी के भपके मेरी तरफ आ रहे हैं। कुछ अजीब सी ठंडक सी है जो एकदम से फैक्ट्री के अंदर की तरफ से इन जालियों के ज़रिए मुझे महसूस हो रही है। खैर, जैसे तैसे करके तकरीबन 5 मिनट के बाद जब वो ताला खुला तो ताला खोलने के बाद जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलना शुरू किया तो अब मेरी नाक से मोगरा या रात की रानी की खुशबू टकराना शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जो भी अंदर मौजूद है उसने परफ्यूम का या इत्र का इस्तेमाल किया हुआ है।
जैसे ये खुशबू मुझे आने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इस खुशबू के शहर में मुब्तला होता चला जा रहा था और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। खैर, मैंने इस खुशबू को फॉलो करना शुरू किया और जब मैंने इस खुशबू को फॉलो करना शुरू किया और जब मेरी नज़र सीढ़ियों की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही हसीन सी खूबसूरत सी लड़की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। उसने वैसे ही सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी, वैसे ही उसके लंबे लंबे बिखरे बिखरे बाल थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये बज़ाहिर साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत लग रही थी। यह आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इस लड़की में से या इसके पास से इस कदर तेज़ खुशबू आ रही थी कि ऐसा लग रहा था ये लड़की मुकम्मल तौर पे इत्र में गुस्ल करके आई है। अब जैसे जैसे वो लड़की आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मैं उस लड़की के पीछे पीछे सीढ़ियों से आगे बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मुकम्मल तौर पे उसके कैफ में या उसके शहर में मुब्तला हो चुका हूँ और लाख कोशिश के बावजूद मैं अपना ध्यान बटाने से कासिर हूँ। मैं मुसलसल इस लड़की को फॉलो कर रहा था और फिर पहले फ्लोर के बाद जब उसने सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया तो एक लम्हे के लिए मेरे जहन ने मलामत की, बल्कि मुझे मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने लगा। ऐसा लग रहा था मैं मुकम्मल तौर पे दिल के हाथों मजबूर हो चुका हूँ और मैं लाख कोशिश के बावजूद अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं मुसलसल इस लड़की को फॉलो कर रहा था और ये जो लड़की थी देखते ही देखते छत के ऊपर जाती चली जा रही थी। अब जब उसको फॉलो करते करते मैं भी उसके पीछे पीछे जब छत के ऊपर आया तो अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैं छत के ऊपर आया तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि इस छत के ऊपर इस कदर मिट्टी पड़ी हुई थी, इस कदर गर्द आलूद छत थी कि बाकायदा अगर कोई यहाँ से गुजरता तो उसके पाँव के निशान यहाँ पे वाज़े नज़र आते। और ऐसा ही था कि जब मैंने उस छत के ऊपर जो भी मिट्टी पड़ी हुई थी जब गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक औरत के उल्टे पाँव के निशान मुझे मुसलसल छत के आखिर तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि ना ही वो औरत वहाँ पे मौजूद थी और ना ही मुझे उसकी कोई निशानी नज़र आ रही थी। तो फिर यह अजीब ताज्जुब वाली बात थी, जबकि उसके पाँव के निशान मौजूद थे तो भला इस औरत या इस खूबसूरत लड़की को या ज़मीन खा चुकी थी या फिर शायद आसमान उस औरत को निगल चुका था। खैर, मैं कुछ देर वहाँ पे देखने के बाद नीचे आ चुका था और नीचे आने के बाद इसी तरह रात के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। आप कह सकते हैं कि फजर की अजान होने में तकरीबन 15 या 20 मिनट बाकी थे। एकदम से मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। अब जैसे ही मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने वॉशरूम की तरफ बढ़ना शुरू किया। अजीब बात ये थी कि जो वॉशरूम था ये फैक्ट्री के बाहर की तरफ मौजूद था और यहाँ पे जाने के लिए भी मुझे अंदर जाने के लिए ताला खोलना पड़ता था। खैर, मैंने जो भी ताला वगैरह लगा था उसको खोला। खोलने के बाद जब मैं एंटर हुआ तो अंदर जाते ही जो एक लाइट का बटन लगा हुआ था मैंने उस बटन के ज़रिए लाइट को ऑन किया। खैर, मैं वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ था और मुझे बैठे बैठे मेरा ख्याल है कि 3 या 4 मिनट गुजर चुके थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे मैं वॉशरूम के अंदर मौजूद हूँ इस वॉशरूम के बाहर की तरफ कोई मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बार बार कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसे कि अगर आप कभी किसी कमरे के अंदर मौजूद हों और बाहर की तरफ या बाहर वाले हिस्से में कोई लाइट लगी हुई हो और उस लाइट की रोशनी में जब कोई बार बार वहाँ से गुजरता है तो उसका जो शेड है वो कमरे के अंदर दिखाई देता है या आपको यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई बाहर ज़रूर मौजूद है। अब जब मुझे काफ़ी देर तक इस तरह की शेड्स नज़र आते चले गए तो बिलाखिर मैंने वॉशरूम से खड़े होके जब नीचे से यानी वो जो झिर्री मौजूद थी उस झिर्री के ज़रिए बाहर की तरफ देखना शुरू किया तो जो मंज़र मैंने देखा ये मंज़र मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन मंज़र था। मेरे सामने 2 ऐसे पाँव मौजूद थे जो कि ना सिर्फ उल्टे पाँव थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ज़्यादा ही लंबे लंबे काले काले से बाल हैं जो किसी औरत के पाँव के ऊपर मौजूद हैं। हैरान कुन बात ये थी कि उसका जो वजूद था या जितना हिस्सा मुझे नज़र आ रहा था
उसके मुताबिक उसका मुंह किसी और तरफ था, जबकि वो जिस तरफ चल रही थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी उंगलियां मौजूद थीं। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वही लड़की, वही औरत जो अब से कुछ देर पहले मुझे नजर आई थी, वो सरासर वॉशरूम के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही मैं वॉशरूम से फ्री होके दरवाज़ा खोलूं तो वो मेरे सामने मुंतज़िर हो। आप यकीन करें कि मैं 10 मिनट तक वॉशरूम के अंदर बैठा रहा, और उसके बाद जब फजर की अजानें शुरू हुई तो अजान होने के बाद जब मैंने नीचे से बाहर की तरफ झांका तो अब ऐसा लग रहा था कि जो भी औरत यहाँ पे मौजूद थी वो ना सिर्फ यहाँ से जा चुकी है, बल्कि अब लग रहा था जैसे उसके यहाँ पे मौजूदगी के कोई भी आसार मौजूद नहीं है। खैर, अजान के बाद जब मैं बाहर आया और बाहर आने के बाद जब मेरी जो कैफियत थी ज़रा बेहतर हुई तो मैंने दोबारा से फैक्ट्री के अंदर जाके इधर उधर देखना शुरू किया। अब आहिस्ता आहिस्ता करके उजाला हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्री के अंदर हल्की हल्की सी रोशनी आना शुरू हो चुकी है। बज़ाहिर देखने से ये बड़ी खामोश फैक्ट्री थी, दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन आखिर ये कौन औरत थी, कौन लड़की थी जो मुसलसल मुझे दिखाई दे रही थी। खैर, इसी तरह जब ये पूरा दिन गुजरा और दिन गुजरने के बाद जब मेरी अगली शिफ्ट शुरू हुई तो इत्तेफाक से यहाँ के जो ऑनर थे या जो दो भाई थे जिनके दरमियान लड़ाई चल रही थी, वो दोनों के दोनों एक साथ फैक्ट्री के अंदर आए। और जब वो फैक्ट्री के अंदर आए तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। शुरू शुरू में जो भी रस्मी बातें थी, जो भी सैलरी वगैरह के मामलात थे, मैंने उनसे किए। और ये सब करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस फैक्ट्री के अंदर कोई लड़की नज़र आया करती है। अब जब मैंने उन दोनों भाइयों से इस तरह की बात का जिक्र किया तो पहले तो वो टालने लगे, लेकिन जब मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को यहाँ पे घूमते हुए देखा है, तो बजाय इसके वो इस बात को एडमिट करते, वो कहने लगे कि हमने भी इस तरह की बातें सुन रखी हैं। कहा जाता है कि जब ये फैक्ट्री ऑपरेटिव थी तो यहाँ पे अक्सर रात के औकात में वो लड़की नज़र आया करती थी।